इस लेक्चर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, या इसे कह सकते हैं पिक एंड चूज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है तो ये इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए। तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो वॉशिंगटन क्या है, डिज़ाइन कर रहा है फ्रेमवर्क ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूजन को प्रायोरिटाइज किया जा सके, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशन है उसको पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया जा सके और इसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। यानी कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई भी सेंटर हुआ, उसको ज्वाइन करने के लिए किसी भी मेंबर कंट्रीज़ को उसके रूल्स रेगुलेशन मानने होते हैं। लेकिन इसके 4 पिलर हैं जिनको रूल बोल सकते हो आप। तो कोई भी कंट्री अगर ज्वाइन करती है तो इन 4 रूल्स को मानना जरूरी भी नहीं है, ऐसा यूएस का कहना है, अमेरिका का कहना है। जब भी यानी कि कोई पार्टिसिपेटिंग कंट्री है वो बिना इसके जो 4 पिलर हैं, फ्रेमवर्क हैं, उनको माने बिना भी इसको ज्वाइन कर सकती है कोई भी पार्टिसिपेट कंट्री। इसी फ्रेमवर्क को बोलते हैं पिक एंड चूज अरेंजमेंट, यानी कि बिना इसके रूल्स रेगुलेशन माने हुए इसको ज्वाइन कर सकती है। तो इंडिया अगर इसको ज्वाइन करता है तो ज़्यादा ओपन हो जाएगा दूसरी कंट्रीज़ के लिए। किस लिए ओपन हो जाएगा, यानी कि ट्रेड वगैरह के लिए, सप्लाई चेन इंक्रीज होगी। तो क्या है ये IPEF? देखो ये 2021 में अनाउंस किया था। इसका टारगेट है कि कोऑपरेशन करना है रीजनल स्टैंडर्ड के लिए। जो आसपास इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा है IPEF में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ये देखो वर्ल्ड मैप, ये देखो पैसिफिक रीजन है, ये वाला भी पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, इसके आसपास वाली कंट्री, और ये इंडियन ओशन वाली कंट्री। तो इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है, ट्रेड के लिए कोऑपरेट करना है, ताकि जो सप्लाई चेन है उसका मैनेजमेंट करके उसको इन्हेंस किया जा सके। मेन टारगेट इसका एक और है, वो आपको याद रखना मेनली। देखो इस तरह का क्वेश्चन एक ऑकस नाम की संस्था बनाई थी 3 कंट्रीज़ ने मिलके, ऑस्ट्रेलिया, UK और US, इन तीनों ने मिलके। और ऑकस के बारे में 2021 के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इकोनॉमी का जो 3rd पेपर होता है ना, शायद GS पेपर 3 में पूछा है ऑकस के बारे में, तो वहाँ आप देख सकते हो जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मेनली सप्लाई चेन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में। तो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कब बनाएगी और इसका टारगेट क्या है। तो ये 2021 में अनाउंस की गई। टारगेट ये है, रीजनल स्टैंडर्ड तैयार करता है ये, ताकि कोऑपरेशन बढ़ सके। और जो आसियान कंट्री हैं, आसियान के मेंबर स्टेट्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं इनमें भी कोऑपरेशन इंक्रीज करना है दूसरी कंट्री के साथ, जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं। और आसियान क्या है, 10 नेशन का एक ये भाई साहब फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 10 मेंबर हैं आसियान के, साउथ ईस्ट एशियन वाले रीजन है। ये देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जो 10 कंट्री हैं ये इसके मेंबर नेशन है आसियान के। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है 10 कंट्रीज़ का। तो इन कंट्रीज़ का और रीजनल जो कंट्री है इंडो पैसिफिक रीजन में, उनके साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करना है। तो ये फ्रेमवर्क है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ही रिस्पॉन्स है, यानी कि US के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, जो बाइडेन, उन्होंने अनाउंस किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमिक कमिटमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, कि इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा US अमेरिका, उसी के लिए फ्रेमवर्क अनाउंस किया है जो बाइडेन ने 2021 में। ये IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये इनकरेज करता है जो इकोनॉमीज हैं, रीजनल इकोनॉमीज। रीजनल इकोनॉमी का मतलब है जो इस रीजन में इकोनॉमी है, जितनी भी कंट्री है इंडो पैसिफिक रीजन में, मालदीव, सिसिली हो गया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाले रीजन, इनको एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है इनमें, ताकि ये आपस में कोऑपरेट करें और जो चाइनीज़ मार्केट है उसको डीकपल करें। यानी कि जो ये आसपास की इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्री है, इंडिया के मतलब ये चाइना पे डिपेंड है, चाइना की मार्केट पे डिपेंड है, चाइना इनको बहुत ज़्यादा माल सप्लाई करता है, तो इस पे डिपेंड ना रहें, इस पे निर्भर ना रहें। तो चाइना की मार्केट को डीकपल करके आपस में रीजनल इकोनॉमीज़ की कोऑपरेशन बढ़ानी है, इंक्रेज करना है। यानी कि चाइनीज़ जो मार्केट है उसके लिए अल्टरनेटिव सप्लाई चेन देता है ये IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इतना बस इसमें याद रखना है।
तो ये इसके 4 पिलर कौन कौन से जिन पे काम करता है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड एनकरेज करता है ये। 7 सब टॉपिक हैं इसके, जैसे लेबर, इन्वायरमेंटल, डिजिटल स्टैंडर्ड, इनको मैनेजमेंट करना है कि लेबर के लिए अच्छे रूल्स रेगुलेशन हो हर कंट्री में जो पार्टिसिपेट करे इसमें। इन्वायरमेंटल के लिए वो अच्छे स्टैंडर्ड रखे, इन्वायरमेंट को प्रदूषित ना करे, पर्यावरण के लिए जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेप उठाए वो कंट्री। तो इस तरह के 7 सब टॉपिक हैं इसके। और 4 पिलर कौन कौन से हैं? पहला है सप्लाई चेन रेजिलियंस, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, क्लीन एनर्जी लानी है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ मूव करना है। फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेट होती है, जैसे कोयला से, पेट्रोलियम, डीजल यूज होते हैं, इनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहन यूज हों, तो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, सौर ऊर्जा की तरफ, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। डीकार्बनाइजेशन करना है, यानी कि जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है एटमॉस्फेयर से। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है टैक्स और चौथा है एंटी करप्शन, यानी कि करप्शन को रोकना है अपनी कंट्रीज में। ये 4 पिलर हैं इसके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। इंडो पैसिफिक रीजन की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए कैसे महत्वपूर्ण है जो इंडो पैसिफिक रीजन है? पहला है स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, डिफेंस के लिए, क्योंकि ओवर हाफ ग्लोबल जीडीपी और पॉपुलेशन, आधी से ज़्यादा जीडीपी पूरे वर्ल्ड की और पॉपुलेशन इस इंडो पैसिफिक रीजन में ही आती है भाई साहब। क्योंकि देखो इसमें यूएस भी आ गया इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया आ गया, इधर आ गया आपका ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना भी लगता है। तो इसमें देखो इनकी पॉपुलेशन को मिला के लगभग हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन और जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी हाफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और किस लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? मिनरल रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज, संसाधन पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ वगैरह, और उनके स्टोरेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज करने के लिए, जैसे फिश स्टॉक के लिए मिनरल, खनिज पदार्थ, ऑफशोर ऑयल और गैस के लिए इंपॉर्टेंट है ये एरिया। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 60% वर्ल्ड की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जीडीपी ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इस रीजन के लिए। नेक्स्ट है कॉमर्स के लिए। बहुत सारे इसमें वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट का मतलब जहाँ से ग्लोबल ट्रेड होती है, व्यापार होता है, जैसे स्टेट ऑफ मलेका, ये है भाई साहब, देखो स्टेट ऑफ मलेका कहाँ गया, ये वाला है जो रीजन, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। ये वाला जो मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे जो इंडोनेशिया का मैप देख रहे हो, इधर मलेशिया और इधर इंडोनेशिया का सुमात्रा, इनके बीच वाला जो ये रीजन है, ये पानी वाली स्टेट, संधि, जल संधि बोलते हैं हिंदी में, स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये मलेक्का स्टेट है जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्लोबल ट्रेड होती है, चाइना भी ट्रेड करता है, इंडिया भी करता है, श्रीलंका, ये सारे नेशन यहाँ से ट्रेड, इधर उधर जो शिप से, पानी के जहाज़ के जरिए जाती है, यहाँ से ट्रेड होती है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो हैं चौक पॉइंट भी हैं जो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी ये वाला रीजन। तो यही था इसके बारे में।